Hello students, in this video of class 12th accountancy we will discuss the questions of debt to equity ratio. Question number 36. When debt to equity ratio is 2, state giving reasons whether this ratio will increase or decrease. All will have no change in case of the following cases. हम इसमें अज्यूम करेंगे कि डेट हमारे पास कितना है 2 लाख का और इक्विटी कितनी है हमारे पास 1 लाख की. केस नंबर 1 क्या कहता है, सेल ऑफ लैंड जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख की फॉर 5 लाख. ओके, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है. तो जो 1 लाख का प्रॉफिट है उससे जो कैपिटल है हमारा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इंक्रीज़. तो हमारा 1 लाख का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारी इक्विटी जो है वो 1 लाख से इंक्रीज़ हो जाएगी और डेट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, तो हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या इफेक्ट है, अगर डेट हमारा सेम है और हमारा जो कैपिटल है वो 1 लाख से इंक्रीज़ हो गया है, तो हमने 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख तो 1:1, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया. रेशियो हमारा डिक्रीज़ हो गया क्योंकि पहले हमारा रेशियो कितना था 2:1 और अब कितना हो गया 1:1, तो हमारा रेशियो क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया. अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ऑफ 10 लाख. हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए 10 लाख की क्या करें, इक्विटी शेयर्स को इशू करा है. इसका मतलब क्या हुआ, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल. तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज़ हुआ है, 10 लाख से इंक्रीज़ हुआ है. ओके, तो हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो, उसमें जो डेट है वो तो सेम रहेगा और हमारा जो इक्विटी शेयर है 1 लाख का, उसमें 10 लाख जॉइन कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो 2 लाख डिवाइड बाई 11 लाख हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा, 0.18:1. तो हमारा पहले रेशियो क्या था 2:1 और अब क्या हो जाएगा 0.18:1. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडम्पशन एट रिडम्पशन ऑफ 13% डिबेंचर्स वर्थ ऑफ ₹10 लाख, जिसकी वैल्यू 10 लाख है. मतलब हमने क्या करा है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, क्या रिडीम करने के लिए, डिबेंचर्स का पैसा वापस देने के लिए. कितने परसेंट डिबेंचर्स थे हमारे पास, 13% डिबेंचर्स थे, उनका पैसा रिटर्न करने के लिए हमने क्या करा है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं. तो हमें पता होना चाहिए जब भी हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती हैं, तो इसलिए टोटल डेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल हमारे इक्विटी शेयर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ. जो भी रिडम्पशन होता है डिबेंचर्स का, जो भी हम डिबेंचर्स का अमाउंट रीपे करते हैं वो किस में आता है, करंट लाइबिलिटीज़ में आता है. इसलिए डेट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल इक्विटी शेयर्स हमारे बढ़ जाएंगे, वो भी 10 लाख के अमाउंट से. ओके, डिबेंचर्स रिडीम्ड आर करंट लाइबिलिटीज़, देयरफॉर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. शेयर होल्डर्स फंड क्या होंगे, इंक्रीज होंगे बाय एन अमाउंट ऑफ ₹10 लाख. तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा क्या होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख, दैट इज 0.18:1. मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है, हमें क्लियर हो गया है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 पूरा सॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, टोटल एसेट्स आपके पास 12,50,000 है, टोटल डेट आपके पास 10 लाख और आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ है 5 लाख की. तो कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो. तो आपके पास क्या है, टोटल एसेट्स ₹12,50,000 के, टोटल डेट आपके पास है 10 लाख की और करंट लाइबिलिटी है आपके पास 5 लाख की. आपको क्या निकालना है, डेट टू इक्विटी रेशियो. सबसे पहले हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी. ओके, तो 10 लाख
माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 5 लाख। ओके, अब मैं इक्विटी कैसे कैलकुलेट करूँगी? इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये हमें पता होना चाहिए। इक्विटी हम कैसे निकालेंगे? जब टोटल एसेट्स में से हम करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? इक्विटी निकल जाता है। टोटल एसेट्स हमारे पास है 12,50,000 माइनस 5 लाख। ओके, कितना आया? 7,50,000। ये हमारी क्या आई? इक्विटी आई है। सॉरी, ये टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ नहीं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट आएगा। टोटल डेट हमारे पास कितना है? 10 लाख का है। तो 12,50,000 माइनस 10 लाख कितना होगा? 2,50,000। अब हम रेशो निकाल लेते हैं। रेशो क्या होता है? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट कितना है हमारे पास? 5 लाख डिवाइडेड बाई इक्विटी कितनी है हमारे पास? 2,50,000। तो रेशो कितना आया? 2:1। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हमने मिस्टेक भी की थी, ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? टोटल असेट्स में से जब हम टोटल डेट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? इक्विटी। हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी बैलेंस शीट की तरह इमेजिन करके भी याद कर सकते हैं कि बैलेंस शीट में एक साइड टोटल असेट्स होते हैं और दूसरी तरफ डेट होता है और इक्विटी होता है। तो अगर टोटल असेट्स में से हम टोटल डेट को माइनस कर देंगे तो हमारा इक्विटी वाला पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालते हैं? टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है हमें ₹8 लाख का, और हमें क्या दे रखे हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स हमें कितने दे रखे हैं? 2 लाख के। और हमें क्या निकालना है? डेट टू इक्विटी रेशियो। तो हमारे पास इस केस में क्या इक्विटी है पर डेट नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू डेट प्लस इक्विटी। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? डेट और इक्विटी के बराबर होता है। तो हमें क्या दे रखा है? 8 लाख दे रखा है और इक्विटी दे रखा है, तो डेट निकल जाएगा। 8 लाख माइनस 2 लाख तो कितना आएगा? 6 लाख। तो हमारा डेट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी which is equals to 8 lakh minus 2 lakh which is equals to 6 lakh। अब हम डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट अपॉन इक्विटी, डेट कितना है हमारे ऊपर? 6 लाख डिवाइडेड बाई इक्विटी कितना है? 2 लाख। हमारा रेशियो क्या है? 3:1। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? बैलेंस शीट हैड